चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वॉइस जो है आप लोगों को क्लियर आ रही है। अब एक बार आप लोग जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि हम लोग क्या करेंगे, मिलजुल करके सभी लोग जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास है दोस्तों काफी शानदार है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम 2022 हिंदी जो 100 मार्क्स का आपका, उसी का दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बुक का, जी हाँ, सिर्फ आपका जो बुक है, बुक पर्सन जो है, उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। बस आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को पकड़ना है और फटाफट आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आपको यूं समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है और आप आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से। तो फटाफट बिल्कुल फर्स्ट का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को निजी जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बातचीत शीर्षक से जो हम लोगों को ये मिलती है, यानी कि एक प्रकार का नॉलेज मिलती है, जो मोरल वैल्यू मिलती है, वो क्या मिलती है कि कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे बातचीत के जरिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2, करबक के कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर नाबादास? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। जी हाँ, करबक के कवि कौन है? राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपके हो जाएंगे करबक। जी हाँ, इस क्वेश्चन से आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी करबक। जी हाँ, देखिए इस क्वेश्चन आपके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? देखिए लगातार एक ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1492 में, 1496 में। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल 4 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1492 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5, जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख यमरेक या फिर शेख परवेज? इनमें से कोई नहीं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जायसी के पिता का जो नाम है वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्क्रीन पे, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे शेख मोहम्मद। तो जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन आपके 6, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या फिर मोहन राकेश? तो जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा, इसी को कर्मा बोलते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि जैसा काम वैसा परिणाम ये जो है किस लेखक के द्वारा, किस राइटर के द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल 6 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने यह कहा था कि जैसा काम वैसा परिणाम ये किस लेखक द्वारा रचित है? राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे 7, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या फिर सैनी प्रसाद भट्ट? तो आपको देनी, बेनी, टेनी, सैनी इन चारों में से सही आंसर को लगाना है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाएंगे। देखिए हिंदी जो सब्जेक्ट है काफी इजी सब्जेक्ट होता है और आपको पता होना चाहिए हिंदी का। सिर्फ व्याकरण थोड़ा सा आपको अगर समझ में आ गया तो दोस्तों आप आराम से 100 में से 90 नंबर आराम से ला सकते हो। इसलिए आप लोगों को इसी तरह का आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। फटाफट आंसर देंगे, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 7 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम है क्या था? बिल्कुल बेनी प्रसाद भट्ट, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलियज, आपका ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह? तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 है कि दमयंती स्वयंवर, ठीक है, ये जो है किस लेखक की रचना है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? चलिए बहुत अच्छी बात है। 8 का आप लोग फटाफट, बिल्कुल 8 का जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे वो है बालकृष्ण भट्ट, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगल। तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है वो कौन सी कहानी मानी जाती है? 9 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है उसने कहा था। जी हाँ, मील के पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे उसने कहा था। बहुत खूब, बिल्कुल 9 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10, तेरी कुरमाई हो गई, ये जो है किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है कि तेरी कुरमाई हो गई का मतलब क्या है? तो क्या तेरी सगाई हो गई? तेरी कुरमाई हो गई लहना सिंह ने किससे कहा था? सूबेदारनी जी से। ठीक है, कि तेरी कुरमाई हो गई मतलब क्या तेरी एंगेजमेंट हो गई, तेरी सगाई हो गई। ठीक है, रोज से होगा, उसने कहा था से होगा, त्रिक्ष से होगा या फिर जूठन से होगा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट आप लोग आंसर देंगे।
बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 10 का करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे उसने कहा था। जी हाँ, उसने कहा था। इसका नाम आखिर उसने कहा था क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लहना सिंह है, ठीक है, लहना सिंह और एक सूबेदारनी जी, दो जो है मुख्य कैरेक्टर है यहाँ पर। तो जो सूबेदारनी जी है वो कहते हैं, किससे कहते हैं? लहना सिंह से कहते हैं। लहना सिंह से कहते हैं कि आप जो है मेरे बेटे और पति को रक्षा करना, यानी कि उसका रक्षा करना। और ये जो है यानी कि जो लहना सिंह है वो इसकी रक्षा करती है, बिना कुछ सोचे समझे अपने जान पर खेल करके उसको बचाते हैं। इसीलिए लहना सिंह कहते हैं सूबेदारनी जी से किसी तीसरे आदमी के द्वारा कि जाकर के उसको बोल दो कि जिसने कहा था, यानी कि जो वो कहा था वो काम मैंने कर दिया, इसलिए उसने कहा था। इस लेखक का इस कहानी का नाम पड़ा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर को कमेंट करेंगे। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट। जी सर जी, पायल सिंह राजपूत। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 11 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। जी हाँ, ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सूरदास। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, सूरदास। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास किस धारा के कवि है? सूरदास जो है वो किस धारा के कवि है? रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, शैव, या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 12 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका है कृष्णाश्रवी, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो सूरदास जो है वो किस धारा के कवि है? राइट आंसर आपके 12 के हो जाएंगे कृष्णाश्रवी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्रवियोग, करबक, छप्पे, या फिर पद? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि सूरदास जो है वो किसकी, यानी कि सूरदास की जो कौन सी यहाँ पर रचना है निम्न में से? फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है पद। जी हाँ, सूरदास जो है वो की कौन सी रचना है? राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि पद। बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन, जी हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 14, सूरदास किस भक्ति के कवि है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृ भक्ति, या फिर देश भक्ति? ये जो सूरदास है वो किस भक्ति के कवि है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करने का कोशिश करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर आ रहा है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आप लोगों की तैयारी कहीं ना कहीं हिंदी में जो है काफी अच्छी है। चलिए बस एक महीना दोस्तों आपको जम करके तैयारी करनी है। बिल्कुल 14 का जो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है कृष्ण भक्ति, यानी कि ऑप्शन बी। आप लोगों का जो कमेंट है वो काफी लेट से आ रहा है, तो प्लीज आप लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कमेंट करने का। बिल्कुल 14 का जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है बी, यानी कि कृष्ण भक्ति। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति जो है किस कहानी में है? ठीक है, तो अगर घोड़ा को बिना फेरे यानी कि उसको लेके काम नहीं करेंगे तो घोड़ा क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर बिना लड़े सिपाही है तो वो क्या हो जाता है? फटाफट देंगे, रोज। यानी कि ये जो है, यानी कि जो पंक्ति है वो किस कहानी से है? रोज से है, वो सदानीरा से है, एक लेख और एक पत्र से है, या फिर उसने कहा था से है? तो ये भी क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर को। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 15 का जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का वो आपके दोस्तों हो जाएंगे उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नामवर सिंह की? ये तो बुद्ध का जो कांटा है वो किसकी रचना है? 16 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी आंसर आप लोगों की आ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे कि दल विहीन लोकतंत्र जो है वो किसके मूल उद्देश्यों में है? फटाफट चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 17 का जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वो किसके मूल उद्देश्यों में है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 18, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन था, बबन था, बाउल था, दीना था? ये क्वेश्चन हम आपको करवाए थे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, जिसके ऊपर संपूर्ण क्रांति लिखी गई थी। संपूर्ण क्रांति ये क्या है? एक प्रकार का भाषण है जिसमें कई क्रांति को मिलकर के एक क्रांति बनती है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। जैसे कि आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, कई क्रांति को मिलकर के एक क्रांति बनता है जिसका नाम संपूर्ण क्रांति। कहां पर भाषण दिया था? आपका पटना में, गांधी मैदान में। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे बाउल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके 19, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, 1543 में, 1545 में? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ था? 40 ईस्वी में, 43 में, 45 में, 50 में? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। आप लोग आंसर देने का फटाफट कोशिश करेंगे।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपका जो 19 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे दोस्तों 1543 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1543 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट आप लोग आंसर देने का कष्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 20 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता है, इसकी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को होती है, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारतीय संविधान के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसका निधन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1966 को। किसका? सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। बहुत ही खूब। इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, 21 का जो राइट आंसर आपके यहां पर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। इसी ने क्या कहा था कि अभी ना जाने कितनों मीलों दूर तक इस देश की जनता को जाना है। जब देखिए इस क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, विलिंगडन नर्सिंग होम। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे। बहुत ही खूब। बिल्कुल 22 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों विलिंगडन नर्सिंग होम। विलिंगडन नर्सिंग होम। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23, नारी और नर एक ही तरह की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखिए नारी और नर, आखिर आप लोग बताएंगे कि कौन सा शीर्षक है, कौन सा पार्ट है जहां पर नर को और नारी को दोनों को बराबर दिखाया गया है। यानी कहा गया है कि ना नर बड़ा है ना नारी बड़ा है, दोनों एक समान है। अगर नर का गुण नारी में आ जाए तो इसको भी जो है एक प्रकार का खुश होना चाहिए, और नारी का गुण अगर नर में आ जाए तो इसको भी खुश होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नारी और नर जो है एक ही तरफ की 2 ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक की है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों आपका अर्धनारीश्वर, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो दिनकर जी को जो है निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपका। फटाफट आप लोग आंसर देने का कष्ट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल 24 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है पद्म भूषण। तो दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल राइट आंसर 24 का आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास। तो छप्पे, ध्यान रखिएगा, छप्पे ध्यान रखना दोस्तों। शीर्षक के जो छप्पे जो शीर्षक है उसकी जो रचयिता, उसके जो लेखक है, उसकी जो राइटर है वो कौन है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर को कमेंट करेंगे। एमपी बोर्ड वाले क्लास को ले सकते हैं। देखिए सिर्फ इंग्लिश हिंदी जो है वो सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हिंदी को प्लीज सिर्फ बिहार बोर्ड वाले ही देखें, बाकी अदर बच्चे ना देखें, ठीक है। बाकी हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह वो सभी बोर्ड के लिए। चलिए जी हाँ, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए। आप अपना वक्त को बर्बाद ना करें, प्लीज आप जाकर के सेल्फ स्टडी करें। चलिए छप्पर जो किस शीर्षक की है? बिल्कुल 25 का जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों नाभादास, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अंजलि कुमारी, प्रिया राज, सुमन कुमारी, पायल सिंह, हरिओम, सुमन कुमारी, अंजुम, रागनी, राजा, मुकेश, खुशी जहां। चलिए लगभग सभी का नाम ले चुके हैं, हीरा कुमारी, बहुत लोग हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26, अगर किसी का नाम नहीं लिया तो सॉरी, बाद में लेंगे। देखिए नाभादास की कौन सी रचना है? करबक, कवित, उषा, छप्पे। तो नाभादास की जो है कौन सी रचना है? फटाफट आप लोगों को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 26 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 26 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों छप्पे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा कि छप्पे शीर्षक की रचयिता कौन है? बिल्कुल राइट आंसर आपके नाभादास हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि नाभादास की कौन सी रचना है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपके छप्पे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? देखिए क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है, उस पाठ के लेखक कौन है या फिर वो किसकी रचना है? नामवर सिंह की, रामधारी सिंह दिनकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल जी की। फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 का जो है आप लोगों को आंसर को कमेंट करना है।
चलिए बहुत खूब, बिल्कुल 27 का जो आपके कैरेक्टर्स हो जाएंगे वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक या फिर उसके किसकी रचना है वो, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ दिनकर देगा तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, त्रिक्ष या फिर अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है कौन सी रचना है, यानी कि उसकी वो किसके राइटर है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देंगे। बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने देखा कि अर्धनारीश्वर जो है वो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यहाँ पर भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे अर्धनारीश्वर। यानी कि आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको दोनों तरीके से जो है क्वेश्चन को याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है। देखिए हिंदी का जो एग्जाम है दोस्तों काफी इजी होता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट आप अगर यानी कि जो भी फिजिक्स से है या फिर जो भी हिस्ट्री से है उसको दोस्तों साल भर पढ़ते हैं तो आपको 80 नंबर 90 नंबर मिलता है। अगर हिंदी को आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं 10% या 15%, तो दोस्तों आपको 95%, 90% इस तरीके के नंबर आते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान दें कि हिंदी बहुत आसान और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भूषण ने कौन सी कविता लिखी थी? छप्पर, पद, कवि, कवित्त या फिर करबर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। भूषण जो है उसकी कौन सी कविता है, वो किस कविता के लेखक है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे वो है कवित्त। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। तो भूषण ने जो है कौन सी कविता लिखी है? राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित्त शीर्षक कविता के जो है कवि कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कबीर, भूषण, तुलसीदास, सूरदास। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। बहुत खूब, बिल्कुल 30 का जो आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे वो है भूषण। राइट आंसर 30 के हो जाएंगे ऑप्शन बी भूषण। तो कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे भूषण। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस कहानी में ग्रेन का उल्लेख है? उसने कहा था रोज, त्रिक्ष या फिर रस्सी का टुकड़ा? तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि निम्न में से कौन सा कहानी है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये कहानी है। ठीक है, कहानी, ठीक है, भाषण नहीं है या फिर कोई निबंध नहीं है, ये क्या है? कहानी है। तो कौन सा कहानी है जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है? उसने कहा था मैं रोज में, त्रिक्ष में, रस्सी का टुकड़ा में। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 31 के आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों रोज। यानी कि निम्न में से जो रोज कहानी है उसी में जो है गैंग्रीन नाम का उल्लेख है। ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग जो चीज करते हैं उसी को एक प्रकार का रोज जो कहानी आपका शीर्षक है उसी में दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन 32, मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, रोज, त्रिक्ष या फिर गौड़ा? ये जो मालती है वो किस कहानी की पात्रा है? किस कहानी में वो रोल अदा करती है, भूमिका अदा करती है? 32 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों वह राइट आंसर आपका रोज। जी हाँ, मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है? राइट आंसर आपके रोज हो जाएंगे। या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन रोज कहानी की पात्रा है, तो आपको राइट आंसर लगाना है मालती। देखिए इस क्वेश्चन को 33, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल, कलह में या फिर ठपा या फिर हार जीत? तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जी बहुत अच्छी बात है, पायल सिंह राजपूत, रागिनी, हरिओम। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 33 का आंसर देंगे। बहुत खूब, बिल्कुल 33 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। ये जो है तुमुल कोलाहल कलह में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ये कविता लिखी है किसने? जयशंकर प्रसाद ने। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1980 में, 1985 में, 1989 में, 1990 में? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो कब हुआ था? आप लोग को ध्यान रखना है, आज जो है आपकी 8:30 बजे क्लास होगी, वो भी इंग्लिश की क्लास होगी। तो जिसका भी इंग्लिश कमजोर है या अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या फिर हुई है, जिसकी हुई है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसकी बिल्कुल भी नहीं हुई तो प्लीज 8:30 बजे आपका आज लाइव क्लास होगी इंग्लिश की, तो उसमें आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, यही तनु क्लासेस .com सर्च करके आपको 8:30 बजे लाइव क्लास में ज्वाइन करना है तनु क्लासेस .com चैनल पे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल 34 का जो राइट आंसर आपके यहां पर हो जाएंगे। तो सॉरी सर, टाइपिंग गलती हो गया, विपिन यादव। चलिए कोई बात नहीं, आप उसको बार बार मैसेज मत कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1989 में। तो जयशंकर प्रसाद को जो जन्म है वो कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना। अगर गलत हो जाता है तो उसको याद रखना, 1 महीना आपके पास वल्ली बचा हुआ है। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 35, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, पत्नी ने, भाई ने, चाचा ने? तो रोज शीर्षक कहानी में जो है किसने इस बात को पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती है कि नहीं? ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 35 को यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है लेखक ने। यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन आपका 36,
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ठीक है, अज्ञे जी भी इसको बुलाते हैं, या फिर कभी कभी आपको पूरा नाम दे देगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, उसके द्वारा जो लिखी हुई कहानी है वो कौन सी है? त्रिक्ष है, रोज है, उसने कहा है, सुखमय जीवन है। 36 नंबर क्वेश्चन जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है रोज, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, 36 नंबर का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी रोज हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन 37, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को, अशरफ खां को। तो एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, मैंने दोनों चीज में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था कि लेख क्या होता, पत्र क्या होता। ठीक है, ये जो है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देंगे। बहुत खूब, बिल्कुल 37 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों सुखदेव को, यानी कि ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र ने मैं भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? राइट आंसर आपके सुखदेव हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38, भगत सिंह ने कैसी मूर्तियों को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मूर्तियों को, या फिर वज्रपात से हुई मूर्तियों को, या फिर देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मूर्तियों को? आपको मालूम होना चाहिए। 38 का फटाफट आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। बहुत खूब, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत खूब, भगत सिंह ने कैसी मूर्तियों को सुंदर कहा है? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी, इसलिए भगत सिंह को जो है सबसे अच्छा अपना मृत्यु लगा था। इसलिए उसने कहा कि भगत सिंह ने कहा कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल मौत कहा है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 39, पुत्र वियोग शीर्षक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, शमशेर बहादुर सिंह की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। जी हाँ, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग आंसर कीजिए। बिल्कुल 39 के जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो पुत्र वियोग जो है उस शीर्षक की कविता किसकी रचना है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पर, जी हाँ, इसके राइट आंसर आपके सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, अगला प्रश्न है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए बहुत खूब, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद। अगर आप लोग आज का टारगेट 200 पूरा देते हैं तो दोस्तों ये भी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो प्लीज 200 लाइक का टारगेट, 200 लाइक तो हो ही जाएंगे, मुझे पता आप लोग कर ही देते हो हमेशा, लेकिन दोस्तों 200 अगर व्यू का टारगेट अगर पूरा हो गया तो दोस्तों आज ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने सारे दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन 40 देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोगों को आंसर देना है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके इलाहाबाद। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 41, सर मैंने आज तक कुछ भी तैयारी नहीं किया हूं सर, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा सर, मुझे बस पास होना है, मैं इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशियोलॉजी कैसे तैयारी करूं सर? देखिए सभी बच्चों को यहाँ पर सुनने की जरूरत है, प्लीज आप लोग भी सुनेंगे। देखिए अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, वैसे मुझे तो नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो आप पढ़े होंगे, और नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि 9 महीना पढ़े लेकिन अभी वो सारे चीज को भूल चुके हैं। तो 1 महीना जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर सारे वीडियो को देखिए। सबसे पहले नोट वगैरह नहीं करना है, बस आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि मैंने चैप्टर बाय चैप्टर पूरा थोड़ी पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ाया है, उसको आपको प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा देखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है उसको अच्छे से लगाना है। उसको लगाने के बाद उसको यानी कि आंसर देना है। ठीक है, आंसर देने के बाद फिर आपको जो है इसी तरीके से रोज लाइव क्लास में जोड़ना है, और इसी तरीके से आपको टेस्ट के जैसा एग्जाम देना है, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको फटाफट आंसर देना है। बस इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अभी भी दोस्तों तैयारी करके आप 400 मतलब कि 400 पार ला सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पढ़ के, लास्ट का 1 महीना, 1.5 महीना, सिर्फ लास्ट का पढ़ के 400 प्लस टारगेट किए हैं। तो प्लीज आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। समय तो वैसे बहुत कम है, लेकिन इस समय भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। जी हाँ, चलिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 41 को जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों आपका भगत सिंह। देखिए इस क्वेश्चन आपके 42, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है वो कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। जी हाँ, बिल्कुल इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र, क्योंकि क्वेश्चन के दोस्तों शुरू में ही मैंने आपको कहा था, यहाँ पर देखिएगा, अगर भगत सिंह ने कैसी मूर्ति को सुंदर कहा, उससे पहले एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा? तो यहाँ पर देखिए भगत सिंह, क्योंकि एक लेख और पत्र में एक पत्र लिखा गया है, किसने लिखा? भगत सिंह ने। इसलिए एक लेख और एक पत्र का जो यहाँ पर लेखक होगा वो
कौन होगा? राइट आंसर आपके भगत सिंह हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उतले और छिछले, गहरे और विशाल। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर देंगे कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 50। बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग आंसर भी दे रहे हो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जी हाँ, 43 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है आपके गहरे और विशाल। आप लोग बोलते हैं कि तैयारी नहीं, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, बस आप लोगों को बस रिवीजन करने की जरूरत है अभी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 44। वो सदानीरा निबंध किस पुस्तक की, यानी कि वो सदानीरा जो निबंध है वो किस पुस्तक से लिया गया है? यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला कि वो सदानीरा जो है वो क्या है? वो एक निबंध है। वो क्या है? एक निबंध है। अब बताएंगे आप लोग ये किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरते छंद से, या फिर नील कुसुम से, बोलते छंद से, हाड़े को हरिनाम से। फटाफट क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 44 का आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत खूब, बिल्कुल 44 का जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है बोलते छंद से। ठीक है, तो वो सदानीरा जो निबंध है वो कौन से बुक से लिया गया, कौन से पुस्तक से लिया गया? बोलते छंद से। राइट आंसर 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 45। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, उषा, हार जीत, अधिनायक। तो शमशेर बहादुर सिंह जी जो है वो कौन से कविता लिखी है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के जैसा बोलना होगा। चलिए 45 का राइट आंसर देंगे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है उषा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, कवि रत्न, कवियों के कवि, इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है आपका। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 45 का जो राइट आंसर है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। गलत आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर आपका है जो इसका आंसर आप लोग फटाफट देंगे। बिल्कुल 46 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है कवियों के कवि। तो शमशेर बहादुर सिंह को, ये नाम ही है इसका बहादुर, तो बहादुर सिंह को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा गया है। राइट आंसर आपको 46 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 47। गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। अभी आप लोगों को क्या रहना है? गर्म रहना है कि ठंडा रहना है? अभी आप लोगों को गर्म रहना है। जी हाँ, अभी क्योंकि गर्म रहना, अभी ठंड कुछ भी नहीं देखना है, गर्मी हो ठंडा हो, बस आपको तैयारी में लगे रहना है। गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन 47 का आंसर देंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे गर्म रहा है, जो कि आप लोगों को रहना चाहिए। तो गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से गर्म रहा है। राइट आंसर 47 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 48। सरेयामन ताल का जाल कैसा है? सरेयामन ताल का जो जाल है वो कैसा है? क्वेश्चन नंबर 48 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे। चंचल है, स्थिर है, गहरा है, गंदा है। क्वेश्चन 48 आपके स्क्रीन पर फटाफट आप लोग क्वेश्चन 40। चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त यार, बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत खूब, बहुत गजब। आप लोग सर टेलीग्राम से कैसे जुड़े? बस आपको सर्च करना है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा, तो वहां पे आपको सर्च करना है तनु क्लासेस। ठीक है, और प्लीज आज का टारगेट आपको भूलना नहीं है। आपको 200 व्यूअर पुराना है, अगर पुर गया तो मैं आपको सच बता रहा हूं पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा विद आंसर के साथ। बिल्कुल सही एकदम खबर है। बिल्कुल 48 की जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों स्थिर। तो सरेयामन ताल का जो जल है, वाटर है, वो पानी है, वो कैसा है? स्थिर है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 49। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन मुगलानी, या फिर कृष्ण मोहन मुगलानी, या फिर राधा कृष्ण मुगलानी, या फिर रामकृष्ण मुगलानी। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको पूछा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था, तो हम लोगों ने देखा बाउल। उसी तरीके से मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? 49 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे मदन मोहन मुगलानी। मदन मोहन मुगलानी राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 50। मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, बिश्नी की बेटी। तो मुन्नी जो है वो कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूं समझना है कि आउट हो गया क्वेश्चन। जी हाँ, 50 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है बिश्नी की बेटी। ठीक है, तो मुन्नी कौन थी? वो बिश्नी की बेटी थी। राइट आंसर आपके 50 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 51। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक, ये जो शीर्षक है यानी कि जो मतलब की कविता है, इसकी रचना किसने किया है? रघुवरी साय ने, गजानन माधव मुक्ति बोधे, या फिर जयशंकर प्रसाद ने, अशोक वाजपेयी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 51 का जो राइट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन आपके 52 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुन्नी बदनाम हुई, चलिए मुन्नी बदनाम हुई, अभी गाना नहीं गाना, अभी फटाफट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुके हैं।
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बदनाम होने का टाइम नहीं है, बस बदनाम रिजल्ट के बाद होइएगा अगर अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? बिहार में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में। 52 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जी हाँ, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो 52 का विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन यहीं पे आपको याद कर लेना है, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। देखिए इस क्वेश्चन, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? एमए, तो मुक्तिबोध जो है वो किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से क्या किया था? एमए किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डी यूनिवर्सिटी, डीयू, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर रांची विश्वविद्यालय, या फिर नागपुर विश्वविद्यालय। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल 53 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है नागपुर विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। बहुत खूब, जी हाँ। तो मुक्तिबोध ने जो है कौन से विश्वविद्यालय से, कौन सी यूनिवर्सिटी से एमए किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 54, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, या फिर उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, या फिर निम्न वर्ग की? तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि सिपाही की मां एकांकी की जो कथा वस्तु है वो कौन सी है। चलिए, बहुत खूब, बहुत शानदार आप लोगों की आंसर आ रही है, बहुत ही लाजवाब आप लोग आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत खूब। मुझे लगा था कि आप लोगों को हिंदी में टेंशन है, बिल्कुल आप लोगों का हिंदी जो है बहुत इंग्लिश कमजोर है। इंग्लिश कमजोर की बात नहीं है, बस आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, मैं 100% गारंटी देता हूं आपके जो 100 नंबर इंग्लिश में है उसमें जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो तो गारंटी है कि पूछेगा। बस सब्जेक्टिव में आपको 5 मार्क्स का लेटर लिख लेना अच्छे से, ठीक है। पत्र हो गया लिख लेना है, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा उधर से ग्रामर प्रोजेक्ट याद रखना है, जैसे कि एक्सुलरी वर्ब हो गया, कभी कभी आपको टेंस से पूछ देगा। बस बहुत बहुत आसान होता है, बस आप एक बार देखिए तो सही क्वेश्चन को उठा के, ठीक है। और बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है ना वो बस ऊपर ऊपर पूछता है, कहीं भी आपके डिटेल में डीप में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता बिहार बोर्ड। इसलिए प्लीज आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ें, ज्यादा डीप में भी जाने का कोशिश ना करें क्योंकि टाइम बहुत कम है, बिल्कुल लिमिटेड में आपका टाइम है। सिपाही की मां जो है एकांकी की कथा वस्तु है, फटाफट 54 का आंसर देंगे और बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन ए, निम्न मध्यम वर्ग की। देखिए इस क्वेश्चन 55, सिपाही की मां एकांकी की बिशनी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या कर दिखाई देती थी? क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की मां एकांकी की बिशनी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती, चावल चुनती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, आप लोग को फटाफट इसका आंसर लगाना है। अच्छा सर, हिंदी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसका प्लेलिस्ट हम लगा देंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका डाला हुआ है, हम लगा देंगे और कुछ चैप्टर बाकी था तो उसको भी कवर करवाएंगे। आपका हिस्ट्री जो है आज पूरा हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन 55 का आंसर देंगे, बहुत खूब। बिल्कुल 55 का जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों आपका सूत काटती, ऑप्शन है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि सूत काटती आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 56, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? परगीत और समाज निबंध जो है वो किस निबंध से? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, परगीत और समाज वो क्या है? वो एक निबंध है। परगीत और समाज क्या है? क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको फटाफट आंसर देना है कि वो एक निबंध है। ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना ना होगा से, या फिर वाद विवाद संवाद से। क्वेश्चन नंबर 56 काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन डी 56 का जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत खूब। बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 57, नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? जीवनपुर में, आवाजपुर में, या आवाजापुर में, या फिर कमालपुर में, या फिर जमालपुर में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नामवर सिंह का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए आप लोग फटाफट आप लोग आंसर लगाएंगे। जी हाँ, 57 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, जीवनपुर में। नामवर सिंह का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? जीवनपुर में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 58, रघुवीर साहे ने कौन सी कविता लिखी है? चले गजरा वाले कौन है जी? इकोनॉमिक्स। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश का प्लेलिस्ट डाल देंगे, अभी आप लोग क्लास कीजिए, लास्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टाइम बहुत कम है दोस्तों, टाइम की महत्वपूर्ण को समझिए, टाइम बहुत कम है, समय के पास अब इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा टाइम दे सके। उसी तरीके से एग्जामिनर के पास, एग्जाम डेट के पास उतना आपके पास टाइम नहीं है कि वो दोबारा टाइम दे सके। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, रघुवीर साहे ने कौन सी कविता लिखी है?
बहुत ही क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आंसर है। और बिल्कुल जो 58 का आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपका अधिनायक, यानी कि ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब, जी हाँ। चलिए 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 59, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान, रोमांस प्रधान, वीर रस प्रधान। आपका जो 30 नंबर किताब से पूछा जाता है ना, बुक से जो आपका 30 नंबर पूछा जाता है, यूं समझना है कि आपको बस लाइव क्लास में रोज जुड़ना है। ये 30 नंबर का दोस्तों मेरी तरफ से आपको गारंटी है। और आपका जो ग्रामर पर्सन है जो 20 नंबर का या फिर कभी कभी 25 नंबर का हाफ हाफ पूछ लेता है, उसका भी दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको यहाँ पर इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी कि आप आराम से अभी भी उतना वक्त है कि आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। जी हाँ, मैं पूरा एकदम क्लियर बोलता हूं आपको। बिल्कुल 59 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है व्यंग्य प्रधान। जी हाँ, 59 का राइट आंसर ऑप्शन आपके हो जाएंगे बी। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? वो आपकी जो है व्यंग्य प्रधान। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 का। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 60, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि है? चलिए सबसे पहले बहुत खुशी की बात है, आज हम लोग का जो चैनल है पहली बार 200 नहीं, अच्छा पिछले बार भी 200 पार गया था। ठीक है, बहुत खूब। चलिए आप जो है ये पीडीएफ आपको 100% मिलेगा। वैसे आप लोग नहीं भी पढ़ाते तो भी मिलता, लेकिन अब तो 100% मिलेगा। अब आप लोग को फटाफट सिर्फ आंसर को कमेंट करना है कि रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि है? आधुनिक काल के, रीति काल के, आदि काल के, छायावाद के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहुत खूब सर, अभी तक मैं कुछ नहीं पढ़ी हूं। अब देखिए बार बार आप लोग वही कमेंट कर रहे हैं। एक बार हम बोल दिए कि देखिए कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस तैयारी कीजिए आप लोग। अच्छा लास्ट में फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 60 का। जी हाँ, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों आधुनिक काल, ऑप्शन ए। तो रघुवीर सहाय जो है वो किस काल के कवि है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे आधुनिक काल। ध्यान रखिएगा आधुनिक काल के कवि कौन है? वो है रघुवीर सहाय। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 61, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, परगीत और समाज, त्रिक्ष। तो नामवर सिंह की जो है कौन सी रचना है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर को कमेंट करने का कोशिश करेंगे। जी हाँ, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे परगीत और समाज। तो नामवर सिंह जो है वो किसकी रचना है? बिल्कुल नामवर सिंह की जो रचना है वो कौन सी है, किसके लेखक है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे परगीत और समाज, ऑप्शन आपकी सी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 62, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इनमें से कोई नहीं थे। फटाफट भाई वीडियो को लाइक भी करेंगे आप लोग। वीडियो को लाइक बहुत कम लोग किए हैं, पता नहीं क्यों, क्या बात है आखिर लाइक नहीं किए। लाइक भी करेंगे आप लोग प्लीज, जितने लोग जुड़े हुए एक बार जम करके लाइक कर दीजिए। बहुत को बिल्कुल 62 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? राइट आंसर आपके हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझ 63, जूठन क्या है? रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, आत्मकथा है। देखिए काफी लाजवाब क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 63, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि जूठन जो है वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब आपका क्वेश्चन है। और बिल्कुल 63 का जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो जूठन जो है वो क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे आत्मकथा। देखिए इस क्वेश्चन को समझ 64, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना इनमें से कौन सी है? परगीत और समाज, जूठन, सिपाही की मां, बातचीत। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रचना है वो कौन सी है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर देंगे। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है जूठन। अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि जूठन क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो आत्मकथा। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना कौन सी है? परगीत और समाज। बिल्कुल 64 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है आपका जूठन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल घुमाया गया है, बस आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ 65, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? चलिए बहुत खूब, बिल्कुल राइट आंसर आपके। फटाफट आप लोग आंसर, सर मेरा नाम लीजिए, कौन है? AK यादव आर्मी लवर। चलिए आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं, जो नए साथी जुड़े हैं चैनल पे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ में वीडियो को भी लाइक करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत मजे के साथ। अब एक बार बस जुड़ के तो देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिए, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? 65 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जी हाँ, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये, आप लोग जरूर पढ़ना। तो विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? प्यारे नन्हे बेटे को। राइट आंसर आपके 65 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को 66, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। ध्यान रखिएगा आपका जो 8:30 बजे है, यानी कि अभी जस्ट 8:30 में 8:30 बजे आप लोगों को इंग्लिश की क्लास होगी। इंग्लिश 100 मार्क्स की आपकी क्लास होगी। आप लोगों को जुड़ना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बस जो भी अभी कर रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, बस आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश की जो क्लास होगी आपकी 8:30 बजे की, उसमें ज्वाइन करना है और देखना है कि आपकी क्लास कितनी शानदार होती है। बस आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? 66 का जो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग को आंसर लगाना है, बहुत आप लोग लेट लगाते हैं। सर इंग्लिश का टाइम क्या है, अभी तो बताए हम। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 66 का। बहुत खूब, बिल्कुल इसका राइट आंसर, जी हाँ 66 की जो राइट आंसर आपके, फटाफट आप लोग आंसर देंगे यार। आप लोग आंसर बहुत धीरे धीरे हो। डीडी राजस्थान, देसी बॉय,
बिहार बोर्ड नंबर 1 चैनल, मेरा नाम लो सर, दिलकुश बिहार। चलिए सबका नाम लेंगे, एक एक करके सबका नाम लेंगे, बस हम लोग क्लास भी साथ साथ में करेंगे। बहुत मजे, लाइव जुड़ने में मजा ही कुछ अलग है ना। सर आप किस स्टेट से है? आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूं। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स का आंसर देंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों। इसके जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे वो आपका दोस्तों है 1994 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 का ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 67, ओम प्रकाश ने किस नाटकीय शाला की स्थापना की थी? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद्र मन, इनमें से कोई नहीं। कहो, बहुत ही आपका लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, ओम प्रकाश ने किस नाट्य शाला की स्थापना की थी? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल 70 यूपी बोर्ड वाले नहीं दे सकते, सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड वालों, क्योंकि हिंदी जो है वो सिर्फ बिहार बोर्ड में इस तरह का हिंदी पूछा जाता है। हाँ, जब ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, व्याकरण जब हम आपको पढ़ाएंगे उस समय फिर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है वो सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 67 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वो है मेघदूत। ठीक है, तो ओम प्रकाश ने किस नाटकीय शाला की स्थापना की थी? राइट आंसर आपके मेघदूत हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 68, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन, जी हाँ, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? कालीचरण, कालीराम, कालीकांत या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर पर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे दोस्तों कालीराम। तो जूठन के हेडमास्टर का जो नाम है वो क्या है? कालीराम है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 69, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हम लोग भी हंसते हुए मेरा अकेलापन ही है हम लोगों का भी। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो किस विद्या की रचना है? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बहुत तो बोलने की रोते हुए मेरा अकेलापन है सर। चलिए, रोते हुए नहीं, बिल्कुल एकदम मस्त रहना, खुश रहना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो किस विद्या की रचना है? निबंध, डायरी की, लघु कथा की, नाटक की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। फटाफट आप लोग आंसर देंगे और बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, वो आपके दोस्तों हो जाएंगे नाटक, यानी कि ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 72, हंसते हुए मेरा अकेलापन ये किसकी कृति है? ये चैप्टर तो आप लोग को पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, मलयज की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, नामवर सिंह की, जे कृष्णमूर्ति की। तो हंसते हुए मेरा जो अकेलापन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये जो है किसकी कृति है, किसकी रचना है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर को कमेंट करने का कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 70 का जो आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे वो है मलयज की, यानी कि राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का। जी हाँ, हेलो सर। चलिए, हेलो एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, हो गया। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 71, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? गांव का घर, हार जीत, अधिनायक, पुत्र वियोग। तो अशोक वाजपेयी ने जो है कौन सी कविता लिखी है? वो किस कविता के राइटर है, किस कविता के लेखक है, या फिर किस कविता के रचनाकार है? क्वेश्चन आपको 5-6 तरीके से पूछे जा सकते हैं, बस आपको आंसर याद रखना है कि अशोक वाजपेयी ने जो है कौन सी कविता को लिखा है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जी हाँ, बहुत खूब, बिल्कुल 71 का जो आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है हार जीत, अशोक का धम। आप लोग पढ़े हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे हार जीत। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 72, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? विमला देवी, श्यामला देवी, निर्मला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी की जो मां का नाम है वो क्या था? ध्यान रखिएगा, हम लोग रोज 7 बजे लाइव आते हैं, 7 बजे आपको रोज जुड़ना है। अब से आपका जो है 6 बजे भी क्लास चलेगी, जो कि 2019 का सभी का जो है क्वेश्चन बैंक कराई जाएगी। कब? 2009 से लेकर के 2019 तक। ठीक है, और हम लोग 7 बजे रोज लाइव आते हैं, फिर 8:30 बजे भी रोज लाइव आते हैं। तो आपको इस टाइम पे जो है हमेशा रेडी रहना है, तैयार रहना और हमेशा जुड़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 72 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपका निर्मला देवी, यानी कि ऑप्शन सी आपके 72 का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है सर, सोशियोलॉजी का क्लास कब होता है? सोशियोलॉजी का क्लास तो अभी नहीं होता है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 का मैंने आप लोगों को क्या कहा था? 69 का राइट आंसर आपके ऑप्शन डी कहा था, नाटक। हंसी हुए मेरा अकेलापन, क्या वो नाटक है ना? हंसते हुए मेरा अकेलापन, 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुत खूब। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझ 73, मलयज किस दौर के कवि है? मलयज जो है वो किस दौर के कवि है? नई कविता के प्रारंभिक दौर, नई कविता के अंतिम दौर, नई कविता के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज जो है वो किस दौर के कवि है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 73। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। कम से कम आज 200 आदमी जुड़ करके रहिए, उसके बाद आपको पीडीएफ 100% मिलेगा ही। प्लीज आप लोग छोड़ा छोड़ी क्यों करते हैं? क्लास कीजिए यार, क्योंकि टाइम बहुत कम है यार। चलिए फटाफट क्वेश्चन 73 का आप लोग आंसर देंगे। बहुत खूब। कैसे है सर जी? क्या कैसे है? बहुत को बिल्कुल 73 का जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपका नई कविता के अंतिम दौर, ऑप्शन बी। तो मलयज जो है वो किस दौर के कवि है? नई कविता के अंतिम दौर के। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 73 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 74, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? रेल मंत्रालय में, वन मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, बैंक में। तो मलयज ने
किस मंत्रालय में नौकरी की है? रेल मंत्रालय में, वन मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में, बैंक में। 74 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जी हाँ 74 का आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे वो है दोस्तों कृषि मंत्रालय की, ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मलयज जो है वो किस मंत्रालय में नौकरी की? राइट आंसर आपके ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 75, त्रिक्ष के लेखक कौन है? त्रिक्ष के लेखक हैं मलयज है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है, भगत सिंह है, त्रिक्ष है, सॉरी 4 ही ऑप्शन आपका। तो 75 का जो फटाफट आप लोगों को राइट आंसर करना है, त्रिक्ष के लेखक कौन है? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार आप लोगों की आंसर आ रही है। बिल्कुल 75 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपका उदय प्रकाश। जी हाँ, रोज आप लोग को 7 बजे जुड़ना है, ध्यान रखिएगा रोज आपको 7 बजे जुड़ना है। टेलीग्राम पे लिंक दे दिया जाता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको रोज नोटिफिकेशन मिल जाती है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, ये सभी चीज आप लोग कर दिया कीजिए यार, बार बार बोलने में हम लोग को भी सही नहीं लगता। ठीक है, बहुत खूब। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 76, अनिष्टकारी उपग्रह त्रिक्ष क्या है? अनिष्टकारी उपग्रह है, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, आतंकवादी संगठन है, इनमें से कोई नहीं है। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, या नहा नहीं यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिक्ष जो है वो क्या है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 76 का जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जी हाँ वो आपके हो जाएंगे छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। जी हाँ बहुत खूब, बहुत लाजवाब आप लोगों की आंसर आ रही है। बहुत कौन बोल रहा था कि तैयारी नहीं है आप लोग, बहुत लाजवाब तैयारी है आप लोगों की। चलिए बहुत खूब, त्रिक्ष क्या है दोस्तों? वो छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। काफी शानदार, बहुत ही लाजवाब। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 77, अशोक वाजपेयी ने किस विद्यालय से बीए किया था? अशोक वाजपेयी ने कौन सी यूनिवर्सिटी बीए किया था? कौन सी यूनिवर्सिटी से? पटना विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, सागर विश्वविद्यालय से। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। आपको यूं समझना है कि आप एग्जाम दे रहे हैं अभी, ठीक है, किसी का चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, बट आप आंसर देते हुए डायरेक्ट चलेंगे। 77 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत खूब, बिल्कुल 77 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है सागर विश्वविद्यालय। तो अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब। देखिए इस क्वेश्चन को 78, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? रामजस कॉलेज दिल्ली, सेंट ऑफ। देखिए आप लोग को यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, अशोक वाजपेयी जो है इसके बारे में 2 या 3 क्वेश्चन आपका रहता ही है, इसलिए प्लीज इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़े तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अशोक वाजपेयी ने जो है कौन से कॉलेज से एमए किया था? एमए जो कि अभी आप लोग नहीं किए हो, आप लोग करोगे 12 के बाद, बहुत सारे बच्चे जो कि करेंगे, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे ये किस कॉलेज से एमए किया था? रामजस कॉलेज दिल्ली से। बहुत खूब, आप लोगों के आंसर लाजवाब आ रही है। बिल्कुल 78 का जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों आपका, इसका मतलब है कि आप लोग का शेयर जबरदस्त की है ना। चलिए बहुत खूब, इसी तरीके से आप लोग को रोज जुड़ना है लाइव क्लास में। बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए 78 का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन भी आपके 78 के राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को 79, अशोक वाजपेयी के कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 का सम्मान। तो अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 79 का आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आप लोगों का। जी हाँ बहुत खूब, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों पहल सम्मान। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 79 का, जो कि लाजवाब आप लोगों का आंसर आ रहा है। सर फिजिक्स का क्लास कब होता है? फिजिक्स का क्लास जो है वो आप लोगों का एक आपका 4 बजे होती है क्लास, ठीक है, एक आपका 5:30 में होती है। तो दोनों क्लास में आपको जुड़ जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, त्रिक्ष कहानी किस शैली में लिखी गई है? फतासी शैली। फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 80 का, फटाफट। चलिए बहुत खूब, 79 का बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन सी होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, त्रिक्ष कहानी किस शैली में लिखी गई है? फतासी शैली या फिर पूर्व दीप्ति शैली, आत्मकथात्मक शैली, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका जबरदस्त आंसर आप लोगों को आ रहा है। आज आपकी हिस्ट्री समाप्त हो गई, ये बात आपको पता है। 80 का सी, बिल्कुल 80 का सी, बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, आत्मकथा शैली। देखिए मैं तो आप लोगों के लिए 80 क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन अगर आप लोग और आंसर देना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 81 भी दे सकते हैं। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जो जन्म है, आप लोग को नीचे आंसर नहीं देखना है, नीचे आंसर गलत है बस। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 2 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1942 को, 2 जनवरी 1942 को। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 81 का आंसर देंगे। बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार। 80 का सी होगा सर, हाँ बिल्कुल, मैं भी तो सी बोला, मैं कहां गलत बोला। चलिए 81 का बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। इसकी जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1 जनवरी 1952 को। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर, जे कृष्णमूर्ति। आप लोगों को यहाँ पर आंसर बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है?
बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी, जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? राइट आंसर आपके जे कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपके 2 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करने का कोशिश करेंगे। जी हाँ, लाजवाब क्वेश्चन है। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति, यानी कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा, ये कीर्ति जो है वो क्या है? तो जहां पर 2 क्वेश्चन आपका बन रहा है। शिक्षा मूर्ति सॉरी शिक्षा जो है वो किसकी लिखी हुई है? जे कृष्णमूर्ति की। ये कीर्ति जो है वो क्या है? संभाषण है, निबंध है, या फिर संस्मरण है, या फिर एकांकी है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। जी हाँ, सेकंड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, आपको सिर्फ आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? अनुशासित, स्वतंत्र, दायित्वपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बचपन में कैसे वातावरण में रहना जरूरी है? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे। बिल्कुल, कोई भी बच्चे है उसको जो है स्वतंत्र चाहिए, आजादी चाहिए। जब तक आप उसको आजादी देंगे, बचपन में आजादी नहीं देंगे, फिर वो बहुत सारी चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो थर्ड का जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्वतंत्र। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन आपके 4। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो किस दिन हुआ था? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। 12 मार्च 1895 को, 12 मई 1896 को, या फिर 12 मई 1895 को, या फिर 17 मई 1895 को। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि 12 मई है, 12 मई है, 12 मई है, एक 17 मई है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि यहाँ पर ये तीनों मई होगा, क्योंकि 12 मई 12 मई 12 मई 3 बार दिया हुआ है, इसलिए ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये तीनों में होगा। अब आपको सही आंसर लगाना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, 12 मई 1895 को। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो किस दिन हुआ था? 12 मई 1895 को। ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछने को मिलेगा। एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग की जो क्लास होती है, बहुत सारी क्लास होती है, बस आप लोगों को सभी क्लास में जुड़ना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्लास आपका सुबह होता है, वो है 8 AM को, 8 AM को सुबह। फिर दूसरा क्लास जो है आपका होता है 4 PM को, उस समय भी आपको जोड़ना है। फिर जो तीसरा क्लास आपका होता है वो 6 PM को, ठीक है। फिर जो चौथा क्लास जो कि अभी हो रहा है वो है 7 PM को, और एक क्लास अभी आपकी होगी वो है दोस्तों 8 PM को। तो ये सभी क्लास में आपको जुड़ना है और बहुत मजे के साथ आपको जुड़ना है, ठीक है। आज सच बता रहे हैं, आप लोगों के साथ काफी मजा आया, बहुत मजा आया पढ़ाने को। बस आप लोगों को इसी तरीके से जम करके शेयर करना है, और प्लीज एक बार वीडियो को जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, और वीडियो छोड़ने से पहले प्लीज लाइक करेंगे। कम से कम लाइक का टारगेट कम से कम 300 तो पुराइए। और ये PDF जो है आपको कुछ ही देर में, या फिर हो सकता है 8:30 बजे वाला जो क्लास आपका होगा, 8:30 पे जो क्लास होगा, उसके बाद आपकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना। सॉरी फॉर दैट। क्या था? हाँ, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी। शुरू से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।